रूल 15 तक हम लोग पढ़ रहे थे सीसीएस कंडक्ट रूल। देखिए सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे रूल 15 तक, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो पिछले लेक्चर में जिनका छूटा हुआ है, आप रूल 15 तक आप पीछे के लेक्चर में इजीली पढ़ सकते हैं। ये जो था यहाँ तक कंप्लीटेड हो गया था। आज हम लोग देखेंगे, स्पेयर टाइम मिलेगा तो नया टॉपिक भी शुरुआत करेंगे। आइए जरा देखते हैं रूल 15 के बाद क्या है। रूल 15 के बाद काफी इंटरेस्टिंग लेकिन सिंपल सी छोटी सी बात है, जो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं उनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। रूल 15A। देखिए मैंने आपको बताया था कंडक्ट रूल क्या है, लिस्ट ऑफ निगेटिव रूल्स है, नहीं निगेटिव लिस्ट कह सकते हैं कि क्या आपको नहीं करने हैं, व्हाट शुड नॉट यू डू। तो उस चीजों का एक लिस्ट बना हुआ है, कंपाइलेशन ही है, संथानम कमेटी ने, उससे पहले भी कुछ गाइडलाइंस थे और इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं। देखिए गवर्नमेंट क्वार्टर सब अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे होते हैं, जहां का आप रेंटल इनकम देखेंगे तो काफी ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ही गवर्नमेंट क्वार्टर किनको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो उसके लिए इंटाइटल है। एज पर इंटाइटलमेंट जीपीआरए रूल जो हम आगे पढ़ेंगे, जीपीआरए रूल के तहत सबका इंटाइटलमेंट बना होता है और उससे वो गवर्न होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग उनको क्वार्टर मिला। अब क्या होता है कि ये उसे रेंट पे लगा सकते हैं और खुद दूर जाके कहीं सस्ते में रह सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर को सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। इस रूल को ध्यान में रखते हुए सबलेटिंग क्या अलाउ है, सबलेटिंग प्लस जब रिटायर हो जाते हैं या जब ट्रांसफर हो जाता है, इन सब सिचुएशन में क्या होता है कि वैकेशन करने होते हैं। तो दो चीजें, सबलेटिंग प्लस वैकेशन, इसके लिए आपके कंडक्ट रूल में कि आपको किस तरह का बिहेव करना है, क्या मॉरल कैरेक्टर होगा आपका, वो बताया गया है। वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, गवर्नमेंट एकोमोडेशन। देखिए ये गवर्नमेंट एकोमोडेशन की बात है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको हमेशा सबलेटिंग अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि आपने क्वार्टर अलॉट करवा लिया और उसके बाद आप उसे अच्छे खासे रेंट में या लीज पे करके निकलिए। सबलेटिंग अलाउ नहीं है। सबलेटिंग का ही फॉर्म लीज करना, सर लीज कर सकते हैं, नो, वही है रेंटल इनकम के लिए ये सब भी होता है, नॉट अलाउड। सबलेटिंग का मतलब दोबारा फिर उसे किसी और को देना नहीं अलाउ है। किसको नहीं अलाउ है, सबलेटिंग टू अदर पर्सन, मतलब किसी को भी नहीं दे सकते भाड़े पे, टू अदर नहीं अलाउ कर सकते। अगर आपने कर दिया मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, अभी हम लोग सीसीएस सीसीए रूल भी पढ़ने वाले हैं। सीसीएस सीसीए रूल में आप देखेंगे कि वहां पे सीसीएस सीसीए रूल में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो जो आपके स्टेट ऑफिस वाले हैं वही जांच करते हैं कि क्या सबलेटिंग था भी। रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ऑफिस, जो भी वो देंगे स्टेट ऑफिस वाले, ठीक है, लिख करके जांच करके देंगे, वो कह सकते हैं मतलब बाइंडिंग होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर, बाइंडिंग टू इनिशिएट, बाइंडिंग टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। वही प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। वो अगर लिख के दे दिए कि हाँ इनका सबलेटिंग का केस पकड़ाया है, तो आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होना शुरू हो जाता है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कभी भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जरूरत नहीं है, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ऑफिस, और उसी के आधार पे कर सकते हैं। इसलिए सबलेटिंग आप कभी भी ना करें। दूसरा देखिए वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो एकोमोडेशन है, जब आप
रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो आपका अलॉटमेंट एज पर रूल आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट, जब भी आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट, जहां भी आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो, ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट कैंसिल होते ही वैकेट कर देने हैं, वैकेट मैं लिख देता हूं, अभी यहां ज्यादा बात नहीं करूंगा, एज पर रूल्स, जो रूल है जितना समय परमिसिबल होता है रखने के लिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, अप टू अलग अलग डिफरेंट केसेस में अलग अलग हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। जीपी जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन रूल्स 2017, इससे भी क्वेश्चन आता है, यह अलग से हम लोग पढ़ेंगे। जीपीआरए रूल वहां पे बताया गया है। तो अभी कंडक्ट रूल के लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड रूल है उस प्रेस्क्राइब्ड रूल को हमें फॉलो करना है। चलिए, आप ये बड़ा सिंपल सी बात था, सबलेटिंग के केस में अब आपने एक बात जाना है, स्टेट ऑफिस का ही जो रिकमेंडेशन होगा दैट इज फिगरली इंक्वायरी, फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाते हैं। और मैंने देखा है मेजर पेनाल्टी के लिए, जो आगे आप पढ़ेंगे रूल 14 में शुरू किया हुआ था पेनाल्टी आदमी का, और अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब किसी का इंक्वायरी चल रहा हो। आइए जरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में देखते हैं रूल 16। जैसे हमने कल रूल 15 में प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट देखे थे, रूल 16 भी कुछ उसी तरह का इंपॉर्टेंट रूल है जो कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेंडिंग सूद पे पैसा लगा सकते हैं, इंटरेस्ट पे, लैंड मनी एट इंटरेस्ट और लैंड मनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट कैसे करना चाहिए, एंड बोरोविंग, उनको कुछ पैसा कहीं से लेना है, बोरो करना है, इन तीन चीजों को गवर्न करने की निगेटिव लिस्ट ये क्या नहीं करने हैं वही बताया गया है। सबसे पहले इस रूल का जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए रूल नंबर भी पूछता है, तो रूल के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। इसमें तीन बातें कही गई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये चित्र आपको याद रखने, एग्जाम में अगर कभी रूल नंबर पे चला गया, कंस्टिट्यूशन में चला जाता है, कई बार कंडक्ट रूल में चला जाता है। अच्छा, यूपीएससी का हमें पता नहीं होता कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं, कैन एस्टिमेट ओनली, अप टू एस्टिमेशन ही हमारा लिमिटेशन होगा, लेकिन यूपीएससी कभी कभी पैटर्न को चेंज करती है और रूल नंबर भी पूछने लगती है। पढ़िए इस तरह से ताकि उससे कुछ आपका मतलब छूटे ना। इसमें देखिए रोमन 1 और रोमन 2 मिलेगा, हम इस तरह के प्रोविजन को ही इंटरेस्टिंग, और एक 1, 2, 3 के बाद एक 4 भी मिलेगा जो मोस्टली बोरोविंग, लेंडिंग, बोरोइंग से जुड़ा हो। आइए चलो फर्स्ट देखते हैं कि इस कंडक्ट रूल में क्या कहा गया है। सबसे पहली बात आई है कि क्या इन्वेस्टमेंट हम शेयर या स्टॉक में कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर चाहें इन्वेस्टमेंट करना, कि इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ पे, तो स्टॉक या शेयर में, स्टॉक या शेयर में कर सकते हैं। देखिए रूल कहता है नो, फिर बोलेगा सर सब लोग शेयर खरीदे हुए हैं, इसमें म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं। रूल कहता है नो, लेकिन कहता है आगे चल के प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन बताता है। प्रोवाइडेड क्या, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट, आपने कल देखा था ओकेजनल, आप पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी मीटिंग में, या आपने देखा था ओकेजनल कैरेक्टर ऑफ वर्क आप अगर कर रहे थे, तो दैट इज प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट में भी अलाउ है। तो प्रोवाइडेड ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मतलब फ्रीक्वेंट आप नहीं लगे रहिए उनके एजेंट की तरह ट्रेडिंग में, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, और ये भी थ्रू जो उनके कहते हैं ना रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड ऑथराइज एजेंट भी उन्हें आप कह सकते हैं, उस एजेंट के थ्रू आप करिए, कोई इशू नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे दिन में काफी ट्रेडिंग करते रहते हैं,
मोबाइल में ये में दैट इज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल इन केस गवर्नमेंट फाउंड गवर्नमेंट सर्वेंट को कि ही इज फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग। देखिए अगर फ्रीक्वेंट आपका सेल परचेज है, सेल या परचेज ऑफ स्टॉक है, पर ये क्लियर कट बताया गया है कि स्टॉक है, तो ये माना जाएगा आपका कि भाई ये आपका ओकेजनल नहीं, ये स्पेकुलेशन है, आप वहां अर्निंग के लिए स्पेकुलेशन कर रहे हैं। स्पेकुलेशन ये क्या है, नॉट अलाउड है। मैंने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है, तो ओकेजनल इन्वेस्टमेंट, और वो भी थ्रू स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एजेंट। चलिए इस बात से आप परिचित हो गए कि स्पेकुलेशन नहीं अलाउड है। सेकंड है, सेकंड की फर्स्ट नंबर बातें जो की गई है, मैं इसको कहूं तो इम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट। इम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट, इम्ब्रेसिंग वर्ड से आप लोग परिचित हो चुके हैं। कल की क्लास में ही हम लोगों ने देखा था, आपके रूल में इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हम इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट या उसका फैमिली मेंबर, देखिए कोई ज्वाइन करने के लिए है, जस्ट 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, फैमिली मेंबर या उनका, गवर्नमेंट सर्वेंट या फैमिली मेंबर, कोई भी इस तरह के हैं, उनका फैमिली मेंबर कौन सा फैमिली, वो डिपेंडेंट वाला, पूरे पूरे परिवार को लेकर के जो डिपेंडेंट वाला है, वो डिपेंडेंट वाला आपको देखना है फैमिली मेंबर, जो हमने डिफाइन किया था रूल 2 में। सिर्फ रूल 4 के लिए डिफरेंट है, 4.1 और 4.3 के लिए, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। पूरे कंडक्ट रूल में फैमिली के डिफिनेशन में एक ही जगह चेंज आता है, वो 4.1 और 4.3 के लिए। तो गवर्नमेंट सर्वेंट उसका फैमिली मेंबर, कहते हैं कहीं भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करिए, ठीक है। डू नॉट मेक एनी, हालांकि रूल तो कहता है सेल नॉट, सेल नॉट ही लिखिए, सेल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं करिए, ठीक है, जो क्या करे, लाइकली टू इम्ब्रास, इस बात की संभावना भी हो, लाइकली टू डिस्टर्ब योर ऑफिशियल ड्यूटी, आपने कर दिया, आप मान लीजिए आप उस रेगुलेटर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, दैट डिपार्टमेंट इज रेगुलेटिंग दी any given ABCD company and you have invested in that ABCD company, then your decision taking capacity will be impacted, surely impacted based upon your investment, कि आपका तो अपना भी इन्वेस्टमेंट है, हमेशा वो कंसिडरेशन में आएगा। तो लाइकली टू कह सकते हैं इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब, likely to influence गवर्नमेंट सर्वेंट्स, क्या है, तो ऑफिशियल ड्यूटीज, जो ऑफिशियल ड्यूटीज है उसको प्रभावित करे। और ये होता है, ऑब्वियसली ये होगा कि अगर आपका उसमें पैसा लगा हुआ है, उसी कंपनी का डिसीजन आपको लेना है, आप गवर्नमेंट में रेगुलेटर हैं, तो आप एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा एम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट ना आप खुद करें, ना आपके फैमिली मेंबर। देखिए दूसरा है आईपीओ। आईपीओ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग होता है, या एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। देखिए एक होता है आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हम लोग इकोनॉमी क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, ऐसे आप समझिए कि कोई अपना पैसा जुटाने के लिए छोटे छोटे शेयर्स बेच रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे चल के एफपीओ जारी करते हैं, फॉलो अप पब्लिक, फॉलो अप कह सकते हैं, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। हम इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे आईपीओ, एफपीओ, ठीक है, आईपीओ और एफपीओ, ये कई कंपनियां जारी करती है। सपोज करिए
आपको पता है कि ये कंपनी अपना आईपीओ या एफपीओ जारी करेगी और आप उस कंपनी के या उस गवर्नमेंट की भी कंपनी है कई सारी, ठीक है, उस गवर्नमेंट कंपनी में या उसके रेगुलेटर में, जैसे देखें कई इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, डीएफएस रेगुलेट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उनके लिए पॉलिसी डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रही है। अब आप डीएफएस में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी का, इस बैंकिंग कंपनी का डीएफएस रेगुलेट करती है, आईपीओ या एफपीओ जारी होने वाला है। और क्या है कि आप उसमें क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग है, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग आप उसमें शामिल है एनीवे। अब आपको पता है इसका आईपीओ या एफपीओ आएगा, ये इतना रिटर्न देगा, एक उम्मीद है, क्योंकि जब भी कभी आईपीओ एफपीओ जारी होता है तो प्रॉपर एक एस्टिमेशन होता है, एक आगे का प्रोग्राम होता है कि पैसे का क्या किया जाएगा, कितना रिटर्न हम दे पाएंगे, एक सारे मार्केट एक्चुरियल्स के बेस पे किया हुआ रहता है। अब आपने तो सारा देख रखा है, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, तो कहता है ऐसे सिचुएशन में नाइदर गवर्नमेंट सर्वेंट, ना खुद वो इन्वॉल्व होंगे इसमें, नाइदर गवर्नमेंट सर्वेंट नॉर फैमिली मेंबर, उनका फैमिली वाला भी कोई इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगा। नॉट क्या करने हैं आपको, मतलब आप इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट परचेज या नॉट पार्टिसिपेट, आप ये नहीं खरीदेंगे आईपीओ एफपीओ। अगर आप पकड़े गए इस बात के लिए कि आप डीएफएस में थे, सपोज करिए, उदाहरण दे रहा हूं, यू आर अवेयर की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एलआईसी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ फॉलोइंग बैंक आर टू बी इशूड, ठीक है, यू नो the future calculations, you know the future prospects, and you think कि ये तो काफी अच्छा रिटर्न देगा, और आप या आपके फैमिली मेंबर कोई भी इसमें क्या किए, खूब सारा खरीद लिए। ऐसा नहीं करना है, पकड़े गए तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेटिंग कंडक्ट रूल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो आपने दो चीजें देखा, रूल फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्टॉक शेयर में नहीं कर सकते, रूल सेकेंड, कोई एम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करने जहां से आपकी ड्यूटी इम्पैक्टेड हो, इन्फ्लुएंस्ड हो। सेकेंड, अगर आप आईपीओ वगैरह निकालने में इन्वॉल्व हैं किसी कंपनी का, किसी भी चीजों के डिसीजन मेकिंग में, तो आप उसमें या आपका फैमिली मेंबर कोई भी नहीं खरीदेगा। थर्ड आई, जब भी कोई मैटर सब रूल 1 या 2 का आएगा, हर जगह पे डिसीजन जो होगा, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ही फाइनल होगा, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। मतलब क्या, आप कहेंगे नहीं नहीं सर, हमारा एम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है या हमारी ड्यूटी को प्रभावित नहीं किया है ये, बट इसमें हमेशा डिसीजन गवर्नमेंट का ही फाइनल होगा। किससे रिलेटेड चीजों के लिए, रूल 3 में कहता है जो आपने रूल 1 पढ़ा और रूल आपने 2 पढ़ा, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा, इवन सपोजिशन होगा कि नहीं नहीं दैट वाज द एम्ब्रेसिंग इन्वेस्टमेंट, दैट वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल, दैट इज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सैलरी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल आया, सर कई लोग, अभी 4 नंबर हम छोड़ रखे हैं, 1 2 3 तक क्या है, कई लोग कहने लगे सर इसका मतलब क्या, क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम बैंक से लोन वोन नहीं ले सकते हैं क्या, कई डीएफएस में काम कर रहे हैं, बैंक को रेगुलेट कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि सर ये एम्ब्रेसिंग पोजीशन तो नहीं क्रिएट करेगा कि हम इसको ले रहे हैं, लोन को ले रहे हैं। तो जस्ट देखिए, मैं रूल आपका 16 का इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोविंग, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे, बोरोविंग, ये 3 चीजों में हम लोग चल रहे थे। इसमें आपने देखा रूल नंबर 1 देखा, रूल नंबर 2 देखा, 2 के रोमन 1 और रोमन 2 को भी देखा।
रूल 3 भी आपने देखा इन, और रूल 4 हमने अलग से रखा है। देखिए सवाल ये आया कि इस 3 रूल से निकल के आया, क्या हम बैंक से बिजनेस नहीं कर सकते अगर हम डीएफएस में काम कर रहे हैं? लोन लेना हो तो, हमें कुछ करना हो तो, इसका एक्सेप्शन दिया गया। लोग पूछने लगे कि नहीं नहीं, आप तो गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा, गवर्नमेंट बोलेगी आप डीएफएस में काम कर रहे थे, आपने उस बैंक से लोन लिया, आपको सस्ते रेट पे लोन दे दिया, आपने ये देखिए बेनिफिट लिया है इसका। तो कहा जो भी, जैसे अब मान लीजिए बैंक है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बैंक है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कहीं से भी अगर आप कर रहे हैं, देखिए इसमें अलाउ क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, होम लोन लेना है, सेविंग अकाउंट खोलने हैं, एटीएम लेना है, सब कर सकते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो एक सिंपल आदमी को अलाउ है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अलाउड, ठीक है, ये आपको अलाउड है। भले आप डीएफएस में काम कर रहे हैं, आपके जुरिस्डिक्शन में आने वाले कई तरह के हैं, आपको सेविंग अकाउंट रखना है, डिपॉजिट करना है, सब कुछ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सेविंग अकाउंट रखना, डिपॉजिट करना, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। होम लोन, पर्सनल लोन, जो भी आपको चाहिए ये सब आप ले सकते हैं। इस सब के लिए मैं ईटीसी कर देता हूं, और भी जो जरूरतें हैं कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अलाउ है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बातें आती है कि हम क्या मनी लैंड कर सकते हैं क्या, सूद पे पैसा लगा सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपको सारा का सारा, चलिए ये एक्सेप्शंस जो है, जो इस तीनों का एक्सेप्शंस बन के आया है, दैट इज द रूल 4, दैट इज द रूल 4। रूल 4 में भी दो मिलेंगे आपको, रोमन 1 रोमन 2, तो हम दैट इज द रूल 4 ये कह रहे हैं। यही एक्सेप्शंस हैं कि बैंक, ये आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा देखिएगा, दैट इज सेकेंड एक्सेप्शन, कि क्या लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, सूद पे पैसा लगा सकते हैं? नॉट अलाउड, कभी भी नहीं अलाउड। सूद का पैसा मतलब क्या है? देखिए जहां मनी में आप कोई पैसा किसी को दिए और मनी का भी एक चार्ज ले रहे हैं, मनी देने का भी एक चार्ज ले रहे हैं, वो जब रिटर्न होगा तो उसके साथ कुछ स्पेसिफिक चार्जेज आपने लगा के दिया है, इतने परसेंट ये, ठीक है। मतलब जो मनी आपने दिया है वो चार्ज है या पेड है, कुछ उसके ऊपर से पैसा आप ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पे, लेंडिंग मनी। अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट पे तो आपको नॉट अलाउड है, आप ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ, अलाउ क्या है? अलाउ है, देखिए आप कहते हैं जो लोन, टेम्पररी लोन होता है, वो भी आप किससे, नियर रिलेटिव, आप नियर रिलेटिव से या पर्सनल फ्रेंड, जिनसे आप गिफ्ट के बारे में भी आपने देखा था पिछले लेक्चर में, पर्सनल फ्रेंड, ठीक है, इनसे क्या करेंगे, टेम्पररी लोन। टेम्पररी लोन का मतलब क्या है कि एक पीरियड के लिए वापस कर देंगे, टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट बेसिस लिए हैं दे देंगे, विदाउट इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, विदाउट इंटरेस्ट आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, अलाउड। आप किसी को दीजिए भी और लीजिए भी, विदाउट इंटरेस्ट आपको टेम्पररी लोन देने हैं। चलिए ये तो एक्सेप्शंस की बातें थी कि आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करेंगे, लैंडिंग मनी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। इसी में एक्चुअली कुछ जीआईडी की बात हम आगे चल के करेंगे। कई जगह पे लोग कहते थे कि चलिए वहाँ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का, हालांकि मेन जीआईडी उस रूल से आया था तो उसमें बात करेंगे, 16 में नहीं।
एक सेकेंड थिंग और बात करेंगे यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट पहले कहीं और पोस्टेड था, ट्रांसफर हो गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। उसने क्या किया था? सरकारी बैंक में अपना शेयर खरीद रखा था, अब उसका हो गया ट्रांसफर, और ट्रांसफर्ड हो गया ऐसे जगह पे, ट्रांसफर टू, कह सकते हैं ट्रांसफर टू सच पोस्ट, ऐसे पोस्ट पे आ गया, डीएफएस में ट्रांसफर होके आ गया। सपोज करें गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं पोस्टेड था, मान लीजिए किसी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में पोस्टेड था, ट्रांसफर्ड होके डीएफएस में आ गया बैंकिंग पॉलिसी देखने के लिए, वही आईपीओ एफपीओ ये सब में, या मान लीजिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखने के लिए। ट्रांसफर टू सच पोस्ट which involve breach of any rule, breach of any rule, यहां के रूल का ब्रीच कर रहा है। जो आपने 1 2 3 आपने पढ़ा ना कि ऐसा कोई 1 में 2 में इस जगह पे, अब क्या करे? अब अपना इन्वेस्टमेंट को निकाल ले क्या वहां से? संभव नहीं है। तुरंत क्या करिए? इन्फॉर्म हायर ऑथोरिटी, इन्फॉर्म अपने हायर ऑथोरिटी को बताइए कि देखिए जी हमारा यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्म हायर ऑथोरिटी। आप हायर ऑथोरिटी को इन्फॉर्म करिए, जो आपके बॉस हैं उनको बताइए सर हमारा इन्वेस्टमेंट है, मे पॉसिबल मेरा डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसे पोस्ट पे आ गए जहां पे ब्रीच हो रहा है किसी भी रूल्स का, यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, तो हायर ऑथोरिटी को तुरंत बताइए, एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज हर गाइडलाइंस। अब जैसा वो बताएं वो डिसीजन ले, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है। एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज हर गाइडलाइंस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज और हर गाइडलाइंस, आप अपने मन से नहीं करेंगे काम, जैसा कहेंगे वैसा आपको करना है। दैट इज ऑल। क्या अगर ट्रांसफर हो गया है, रूल 4 बेसिकली डील्स विद the exceptional cases, the ordinary course of business you can do with banks, do with limited companies, do with commercial companies, ठीक है। थर्ड, जो अलाउड है, दूसरा लेंडिंग ऑफ मनी और इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, बट क्या आप ले सकते हैं? नियर रिलेटिव या पर्सनल फ्रेंड से आप ले सकते हैं, वो आपके लिए अलाउ किया गया है विदाउट इंटरेस्ट, वो आप करेंगे, टेम्पररी लोन होगा। थर्ड, इन केस यू आर ट्रांसफर्ड इन बिटवीन द पीरियड जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं टू सच पोस्ट विच इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ एनी रूल्स, तो तुरंत इन्फॉर्म करिए। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोविंग जब भी आपको करने हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी से क्वेश्चन बन के आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन के आता है, और आपको उस सिंपल सिंपल क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन इजीली, इसमें गलत नहीं हो। आइए जरा देखते हैं रूल 17। रूल 17 में देखिए बड़ा सिंपल बात कहा गया, इंसॉल्वेंसी के लिए। कई बार इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इंडेप्टनेस, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जी, हमें तो कोई भी पैसा दे ही देता है कि सैलरी आएगी, लेकिन हम रोज कर्ज लेके घी पीते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हैबिचुअल इंडेप्टनेस मतलब आदत से आप बन गए हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे फर्स्ट आइए इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट अपना फाइनेंशियल प्राइवेट अफेयर्स, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट का अपना क्या हो कि उसके घर में कुछ है ही नहीं, वो तो बैंकरप्ट है, ऑफिस में क्या काम करेगा, उसका तो माइंड घूमा हुआ रहेगा।
तो गवर्नमेंट सर्वेंट मैनेज हिज और हर प्राइवेट अफेयर्स, ऐसे करे प्राइवेट अफेयर्स, इस तरह से करे मैनेज, ऐसा आपका कंडक्ट रूल आपसे एक्सपेक्ट करता है। अगर आपने इसमें गलती किया तो भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। कैसे? इस तरह से करे, इन सच वे मैनेज करे, सो क्या हो, अवॉइड इंसॉल्वेंसी, ऐसा ना आ जाए कि उसके पास कुछ रहे ना। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? बैंक डिक्लेयर करता है, सॉरी कोर्ट डिक्लेयर करता है। इंसॉल्वेंसी के नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, कोड बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसके तहत आप इंसॉल्वेंट अगर हो गए, बैंकरप्ट आप हो गए, तो कोर्ट आपको डिक्लेयर करता है। अगर मान लीजिए आप इस तरह से मैनेज करिए, सब कुछ सही चले, इफ एनी प्रोसीडिंग, कौन करेगा प्रोसीडिंग? इफ एनी प्रोसीडिंग, ये लीगल ही होता है। इफ एनी मैं लिख दूं, लीगल वर्ड भी लिख दूं ताकि आपको पता रहे। लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा? इंटीमेट करेगा गवर्नमेंट को। इंटीमेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को तुरंत आप अपने ऑफिस को बताएंगे, तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे खिलाफ ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है, हम बैंकरप्सी के कगार पे हैं, इंसॉल्वेंसी के कगार पे हैं। लेकिन क्या अब इसका ऑब्वियस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट भी करेगा, क्यों हुए नहीं हुए देखेगा। लीगल प्रोसीडिंग में जो निकल के आएगा आउटकम, उसके अकॉर्डिंग पेनाल्टी लगेगी आपको। लेकिन यहाँ पे आपको एक छूट है। एक्सेप्शन क्या है? देखिए एक्सेप्शन यहाँ का है, एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए रीजन ऑफ इंसॉल्वेंसी जो भी है, रीजन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऐसा है, ये क्या है, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के कंट्रोल में है ही नहीं, जानबूझ के नहीं है। मतलब कह सकते हैं आप, इसके लिए कह सकते हैं, अब ये बियॉन्ड कंट्रोल किसको, किस सिचुएशन को कहेंगे? मतलब सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ है, सर्कमस्टांसेस विच कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब ऐसा है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी ऐसे सर्कमस्टांसेस को, सर्कमस्टांसेस विच कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड, या कह सकते हैं कुड नॉट बी फॉरसीन, आप देख सकते थे। एज बीइंग ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन, बीइंग ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सामान्य बुद्धि वाला आदमी, प्रूडेंस पर्सन। गवर्नमेंट सर्वेंट से ये उम्मीद नहीं है कि बहुत टैलेंटेड हो, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का होना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा फिर तो, मतलब हालांकि ये प्रूव करना गवर्नमेंट सर्वेंट का है, ये प्रूव करना गवर्नमेंट सर्वेंट का है, बट ये अलाउड है। अगर सर्कमस्टांसेस है बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप इसको अलाउड करेंगे, बोलेंगे हाँ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं रहेगा, लेकिन कंडीशन है प्रोवाइडेड, प्रूव कौन करेगा ये बात? प्रोवाइडेड इट इज प्रूव्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब ओनस किस पे है? ओनस लाइज विथ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये प्रूव करना गवर्नमेंट सर्वेंट के काम है। सरकार लाइज विथ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, लाके बताएगा देखिए सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल था, तो हम क्या करेंगे, हमें तो भाई कुछ करने का इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। हैबिचुअल इनडेप्टनेस, इसको अवॉइड करने हैं, नॉट अलाउड है। अगर पाए गए, देखिए एक आदमी है जिसपे अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, नॉन टू मी है, वो 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज, वो एमटीएस है, और 12 लाख रुपीज का वो अभी तक हैबिचुअल इनडेप्टनेस बन गया है, कर्जे ले चुका है। रीजन क्या है?
कुछ भी नहीं, वो वाइन ड्रिंक करने में सारे पैसे बर्बाद करता है, जैसा उसके घर से मुझे पता चला। लेकिन एक्शन नहीं हुआ, नो मैटर, कभी भी एक्शन हो सकता है। हैबिचुअल इंडेप्टनेस ए लॉ नहीं है, आप ऐसा ना करें, फाइनेंशियली आप मैनेज करें। चलिए रूल 17 से आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं रूल 18 पे। आइए चला, रूल 18 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और रूल 18 को रूल 18 18A दो रूल्स इसमें आपको हमें मिलेंगे। चला देखिए, रूल 18 में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जो हर किसी को जरूरत पड़ती है। काफी सिंपल रूल है, इस रूल को हम समझते हैं रूल 18। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ रूल है रूल 18A। 18A ये फॉरनर के साथ जोड़ेगा, हम दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट पर रूल 18 को पढ़ते हैं, कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, इसका नाम ही है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन देखिए, जब भी आप सरकारी नौकरी में आएंगे, फर्स्ट आपका काम है जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे, ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे जब आपने ज्वाइन किया, तो आपको दिखे होंगे, आप सब लोग ज्वाइन किए होंगे, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे भी, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा,